हेलो पढ़ंतुओं, स्वागत है आपका द पढ़ंतु क्लासेस में। मैं डॉक्टर निमेश कुमार शर्मा और आज हम देखने वाले हैं पेपर 1 पार्ट 3 इंटेलिजेंस टेस्ट एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी वाले भाग में एक नया टॉपिक लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसमें छोटे छोटे पैटर्न हैं अलग अलग, तो उसको हम टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर पे जिन शब्दों का, जिन टर्म्स का यूज होता है, पहले उसको थोड़ा एक बार हम समझ लें, क्योंकि उन्हीं के आधार पे क्वेश्चन हम समझेंगे तो क्वेश्चन में हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला शब्द समझते हैं क्रय मूल्य, या इसको कहते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में इसको हम डिनोट करेंगे सीपी। बार बार पूरा नाम लिखने की जगह पे हम उसको क्या डिनोट करेंगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जिस पर किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को खरीदा जाता है। जैसे सपोज ये पेन है, इस पेन को मैंने लिया 10 रुपए में, तो ये 10 रुपए क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। इस वस्तु को मैंने खरीदा, खरीदने के लिए जो वैल्यू मेरे पास है वही क्या कहलाती है, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, या शॉर्ट में एसपी। विक्रय, बेचना। इस प्रोडक्ट को जिस प्राइस पर मैं बेचूंगा, सपोज इसको मैंने बेचा 20 रुपए पे, तो 20 रुपए क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा इस प्रोडक्ट का। ठीक बात है। ऊपरी व्यय, ओवरहेड्स, शॉर्ट में OH से डिनोट कर देते हैं इसको। ये ऊपरी व्यय क्या है? देखिए, जो प्रोडक्ट्स हैं वो यदि हम आप बड़ी क्वांटिटी पे लेते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन तक या एक पर्टिकुलर प्लेस तक लाना, ले जाना, उसकी पैकिंग करना, तो उस पर किए जाने वाले खर्च, उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस नहीं, उस प्रोडक्ट के रख रखाव पे किए जाने वाले खर्च, उसको लाने ले जाने में लगने वाले खर्च, उसको कहा जाता है ऊपरी व्यय, जो प्रोडक्ट के ऊपर किया जाता है। लागत क्या होता है? अब लागत यानी ये जो ऊपरी व्यय खर्च हुआ है, भाई ये भी तो उस प्रोडक्ट पर खर्च हुआ है, तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग फिर बेचने के लिए ऐसी रखी जाएगी कि भाई वो जो ऊपरी व्यय उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट के लिए वो जो ऊपरी व्यय लगा हुआ है वो इंक्लूड कर लिया जाता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो लागत या इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और ऊपरी व्यय यदि हुआ है उस प्रोडक्ट के रखरखाव में तो ऊपरी व्यय के साथ क्रय मूल्य को जोड़कर लिया जाता है, तो वो लागत है। यानी अब प्रश्न के हिसाब से मैं बात करूं तो लागत यानी क्रय मूल्य की जगह ही उसको रखा जाएगा। ये फॉर्मूले में अलग से लागत के लिए आपको कोई प्रोसेस नहीं मिलेगा। लागत एक्चुअल में वो खरीदा हुआ ही है, लेकिन अपने समझने के लिए कि भाई वो कॉस्ट प्राइस प्लस क्या है, ओवरहेड्स, उसके रख रखाव में, उसको लाने ले जाने में, जो ट्रांसपोर्टेशन में जो भी खर्च हुआ है वो जोड़ दिया जाता है, तो ये लागत हो गया। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट कब और लॉस कब। तो ये तो बहुत सामान्य सी चीज है, आप जानते हो कि भाई सेलिंग प्राइस यदि कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, खरीदा मैंने 10 रुपए में कोई प्रोडक्ट, बेचा मैंने 20 रुपए में, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तब मुझे क्या मिलेगा, तब होगा प्रॉफिट। और यदि यही सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तब होगा लॉस। मैंने लिया 10 रुपए में है और मैं बेच 5 रुपए में रहा हूं, तो मैं लॉस पे हूं। प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी डिफरेंस ले लेंगे, तो प्रॉफिट वैल्यू निकलेगी, और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, वैल्यू निकलेगी, वो होगा लॉस। ठीक है। तो प्रॉफिट वाली कंडीशन पे आपको प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी, लॉस वाली कंडीशन पे आपको लॉस की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो हुआ रुपीज में, यूनिट क्या हुआ, रुपीज में हुआ ये, है ना भाई। 10 रुपए की चीज मैंने ली, 20 रुपए में बेच दी, तो 20 - 10 यानी 10 रुपए का बेनिफिट हुआ। 10 रुपए में मैंने चीज ली, 5 रुपए में बेच दी, तो 10 - 5 रुपीज का लॉस हुआ। ये तो रुपीज में हुआ। परसेंटेज की बात करते हैं कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ और कितने प्रतिशत हानि हुई, तब कैसे निकलेगा। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू प्रॉफिट, जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है प्रॉफिट की, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। क्योंकि भाई ओवरऑल आप प्रॉफिट और लॉस देखते किस पे हो, आपने जिस वैल्यू पे, जिस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को लिया था, आप उसी से तो हमेशा कंपेयर करते हो। आपने 10 रुपए में ली थी चीज, 10 रुपए से ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट, 10 रुपए से कम में बेचेंगे तो लॉस। तो यानी कॉस्ट प्राइस को ही बेस बनाया जाता है। तो चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, ये कॉमन चीज याद रख लीजिएगा, हमेशा डिवाइडेड बाय रहेगा कॉस्ट प्राइस
और हमेशा इनटू रहेगा 100। इनटू 100 इसलिए क्योंकि हम वैल्यू को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज में, प्रतिशत में, परसेंटेज में। मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा 100 का क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वो 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हो रहा है। कॉस्ट प्राइस ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, या फिर इतनी इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी जिससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल सके। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट वैल्यू ऊपर रख देंगे, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस वैल्यू ऊपर रख देंगे, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इसके बेस पे आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, याद रखिएगा। ये जितने पॉइंट है इसको ध्यान से आप एक बार में रिकॉल कर लीजिए पूरा। इसी के आधार पे हमको क्वेश्चन भी समझ में आने वाला है, और इसी के बेस पे क्वेश्चन यदि एक बार समझ में आ गया तो प्रॉफिट लॉस के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले ले रहा हूं मैं, जिससे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का जो कंसेप्ट है वो अपने को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको कैसे पहचानेंगे, समझते जाते हैं। अजय ने 400 रुपए में घड़ी खरीद कर, यानी ये 400 रुपए क्या हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है 500 रुपए में बेच दी, मतलब ये 500 रुपए क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहां से दिख रहा है आपको कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले ही आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट होगा। तो अब आगे पूछ रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए पहले पहचानना पड़ेगा कि प्रॉफिट निकलेगा कि लॉस निकलेगा। तो प्रॉफिट निकलेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, खरीदा कम में गया है और बेचा ज्यादा में गया है। अब दोनों का डिफरेंस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, तो ये लगा देते हैं यहां पे। तो 500 माइनस 400, यानी यहां पर प्रॉफिट कितना हो गया, 100 इन रुपीज। पूछा किस में है, परसेंटेज में। तो अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज P परसेंट, फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया, डिवाइडेड बाई हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, कॉस्ट प्राइस है 400, और इनटू क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको परसेंट में शो करना है इसलिए हो गया 100। ये 0 से कट हो गया, 1/4 इंटू 100, 4 से 100 25 टाइम जाता है, तो 25% प्रॉफिट ये आ गया आपका। ध्यान से समझ लीजिएगा पूरा। अजय ने 400 रुपए में घड़ी खरीदना, तो इस प्राइस में खरीदा है, तो कैसा प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। 500 रुपए में बेचा, मतलब ये कैसा प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, पहली कंडीशन, इसलिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, जो वैल्यू निकल के आती है, जो डिफरेंस हमको मिलता है वो क्या होगा, क्योंकि कंडीशन प्रॉफिट की है इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट वैल्यू होगी। प्रॉफिट इन रुपीज क्या हुआ, 100 रुपीज हुआ। क्वेश्चन में यदि सिर्फ पूछता कि लाभ या हानि ज्ञात करे तो हमारा क्वेश्चन यहां स्टॉप हो जाता। लाभ या हानि, तो लाभ हो रहा है 100 रुपए का, इतना होता, लेकिन स्पेसिफाई किया है लाभ या हानि परसेंटेज में बताओ, प्रतिशत में बताओ। तो प्रतिशत में बताने के लिए आगे क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगा देंगे प्रॉफिट परसेंट का, लाभ प्रतिशत का, और फॉर्मूला है प्रॉफिट इन रुपीज और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। मैंने बताया आपको कॉस्ट प्राइस के बेस पे निकाला जाएगा, और इंटू 100 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, 4 से डिवाइड हो रहा है इजीली, ये 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो कितना हो गया आपका 25% प्रॉफिट हो गया। ठीक बात है। यही क्या होता, दोनों इंटरचेंज कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। 500 रुपीज में घड़ी खरीदा होता और 400 में बेचा होता, तो क्या होता, ऑब्वियस सी बात है, लॉस होता। लॉस होता तो ये वैल्यू क्या होती, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होता तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करते, और फॉर्मूला यही रहता। लेकिन वहां पर क्या निकलता, क्योंकि लॉस वैल्यू हमारे पास होती, लॉस प्राइस की वैल्यू हमारे पास होती, तो हम क्या निकालते, लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट करते। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन यहां पे,
तो सेकंड क्वेश्चन में जो है वो क्या हो रहा है देख लेते हैं एक बार। विजय ने 250 रुपए की रेडियो को 200 रुपए में बेच दिया। 250 रुपए की रेडियो है ना, मतलब डेफिनेटली ये कॉस्ट प्राइस है क्योंकि बेचने वाला प्राइस दिया है 200 रुपए, मतलब ये क्या हुआ पहला वाला कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 250 रुपए। 200 रुपए क्या दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्लियरली यहां पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कैसा है, छोटा है, मतलब यहां क्या होगा, लॉस होगा। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो अब देखिए यहां पर क्या है, सेलिंग प्राइस जो है वो कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो यहां पर होगा क्या, लॉस हो जाएगा। तो लॉस यहां पर हम निकाल लेते हैं। लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे देखें, चलिए देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 250 माइनस 200, ये हो गया 250 माइनस 200। 250 माइनस 200 यानी 50 रुपीज का लॉस हो गया, ये लॉस हो गया। इसको परसेंटेज में बताना है तो 50 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 250 इंटू क्या हो गया 100, क्योंकि परसेंटेज में बताना है इसलिए। 50 से जो 250 ये कैंसिल हो गया 5 टाइम में, 50 इंटू 5 विल बी 250, और 5 से कैंसिल हो गया 100 जो है वो 20 टाइम्स पे। तो इसका मतलब लॉस परसेंटेज क्या हो गया, 20% हो गया। क्लियर हो गई आपको बात, एकदम से क्लियर है। तो इसे एक बार जरूर देखें। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको डायरेक्ट वे में और किस तरीके से सोचा जा सकता है। क्लियर है, चलिए अब देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया, पूरा प्रोसेस आपको बताया। अब इसी को डायरेक्ट देखिए, थोड़ा यहां पे अपने को हमारी थिंकिंग डेवलप करनी है। हमको अपनी थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है, हमने परसेंटेज पढ़ रखा है, तो देखिए परसेंटेज से इसको रिलेट कीजिए। प्रतिशत आ रहा है तो प्रतिशत अलग, लाभ हानि अलग और ब्याज अलग, ऐसा अलग अलग टॉपिक नहीं है। वही कंसेप्ट यहां पे आप यूज कीजिए। देखिए कैसे, आप समझ गए पूरा इसका प्रोसेस, समझ गए कि हो क्या रहा है इस प्रश्न में, कितने स्टेप में काम हो रहा है, क्या सेलिंग प्राइस है, क्या कॉस्ट प्राइस है, वो आप समझ गए। अब सीधा सीधा समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए 100% ले लीजिए। किसको, शुरुआत कहां से हो रही है, 400 रुपए से, यही कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो 400 रुपए यही हमारा 100% है। इस क्वेश्चन के लिए क्या है, 100%। जो भी बात होती है किस पे होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। इसी से कंपेयर करके प्रॉफिट पता लगता है, इसी से कंपेयर करके लॉस पता लगता है। तो 100% हो गया 400 रुपीज। क्लियर हो गई बात। स्टेप 1 क्या हो गया, 100% 400 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन में बात करूं तो 100% क्या हो गया, 250 रुपीज। एक साथ देखते चलिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अगली बात करते हैं कि मैं घड़ी खरीदकर 500 रुपए में बेच दी, यानी 100 रुपए के प्रॉफिट पे बेची। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 100 रुपए का। यानी प्रॉफिट कौन है, प्रॉफिट इन रुपीज कौन है आपका, 100 रुपीज। तो बस अब यहीं से समझते जाइए कि 400 रुपीज यदि 100% है तो ये 100 रुपीज कितना परसेंट होगा। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। 400 रुपीज यदि 100% है तो 100 रुपीज यानी जो प्रॉफिट है वो जो रुपीज में है वो इसके हिसाब से, इसके बेस पर कितना परसेंट होगा। तो क्लियर क्लियर दिख रहा है भाई, 400, इसका 1/4 ले रहे हो आप 100 रुपीज, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 25%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्योंकि प्रॉफिट को आपने परसेंट में बदला, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो गया प्रॉफिट इन परसेंट। वही सेम चीज यहां लगा दीजिए। यहां देखिए 100% है 250 रुपीज और जो सेलिंग प्राइस है वो 200। डिफरेंस देखो आप, लॉस हो रहा है, ये बात तो समझ में आ गई। लॉस कितने रुपीस का हो रहा है, 50 रुपीज का। तो अब इसको परसेंट में बदलते हैं। 250 रुपीज 100% है, 250 रुपीज 100% है, तो 50 रुपीज कितना परसेंट होगा, 250 रुपीज 100% है तो 50 रुपीज कितना परसेंट होगा। तो इसको ऐसा कर लीजिए आप, 250 रुपीज यानी हो गया कितना आपका 100%। अब देखिए 250 से 50 रुपीज बनाने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप यदि 5 से डिवाइड करोगे तो काम चल जाएगा। तो दोनों साइड कर दो आप 5 से डिवाइड, इधर भी 5 से डिवाइड कर दो, इधर भी 5 से डिवाइड कर दो। ये हो गया 20% और यहां पे 5 से 25 चला गया 5 टाइम पे, तो इधर क्या हो गया 50
रुपीज़। तो 50 रुपीज़ यानी कितना परसेंट? 20%। और ये 20% क्या है? लॉस परसेंट हो गया। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 25% और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर 20%। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न हमारा। पहला वाला पैटर्न हमने समझ लिया और आपको परसेंटेज के साथ भी मैंने रिलेट करके बता दिया। आप ट्रेडिशनल तरीके से भी बना सकते हो सेम आंसर, और परसेंटेज का कंसेप्ट लगाएंगे तो आपको मेहनत कम लगेगी। तो अपनी थिंकिंग थोड़ी सी साथ में अच्छे से डेवलप करते जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पैटर्न पे कैसा है। यहां पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस रुपीज में नहीं दिया है, कंपेयर करके दिया है, वस्तुओं को कंपेयर करके दिया है। कैसे? आप देखो क्या लिखा है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए आपको कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, आपको बोल रहा है कि 8 प्रोडक्ट को हमने खरीदा उसी रेट पे, मतलब वही रेट इक्वल है किसके? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो ये तो भाई जितने रुपए में आप 8 वस्तु खरीद रहे हो उतने ही रुपए में आप 10 वस्तु बेच रहे हो, तो ये तो लॉस वाली कंडीशन हुई। क्लियर सी बात है, क्योंकि यहां पर जो है आप खरीद रहे हो कम वस्तु और बेच रहे हो ज्यादा वस्तु, ठीक है, के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब ऐसी कंडीशन में जहां पे वस्तु के भाव यानी तुलना की गई है, उसके कॉस्ट की तुलना की गई है, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, भाव दिया है, मूल्य नहीं दिया है। तो अब देखो 8 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमेशा ध्यान रख लीजिएगा वस्तुओं वाले कंडीशन में कि भाई यदि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस यदि ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान पे रखिएगा। क्यों? कारण आपको समझ में आ रहा है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लॉस हो रहा है। यहां पे लॉस प्राइस में भी नहीं मिलने वाला डिफरेंस, लॉस वैसे ही होगा, हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर रहे हैं। 2 वस्तुओं का घाटा हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? खरीद रहे हैं कम वस्तु उतने ही भाव पे, और उतने ही भाव पे हमको 10 वस्तु हमने बेच दी, तो ये घाटा हो रहा है। कितने वस्तु का घाटा हो रहा है? 2 वस्तु का घाटा हो रहा है। 8 खरीदते 8 बेचते उतने में ही, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, लेकिन ज्यादा बेच रहे हैं तो घाटा हो रहा है। तो लॉस परसेंट यहां पे कैसे निकलेगा ये याद रखिएगा। यहां तुलना सेलिंग प्राइस को देख के पता चल रहा है कि घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है। तो यहां सेलिंग प्राइस रखेंगे। वस्तु की कंडीशन में, प्रोडक्ट की कंडीशन में यहां प्राइस कहीं पे भी नहीं दिया है और ना ही हमें अब भी पता है प्राइस के बारे में। तो यहां पे हो जाएगा जो वैल्यू आपने निकाली डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस इनटू 100। ठीक बात? तो लॉस कितने का हो रहा है? 2 प्रोडक्ट का हो रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस के प्लेस पे आ जाएगा 10। तो यह आ जाएगा आपका क्या? 2/10 इंटू क्या आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। 0 1 कट हो गया, 20% का यहां पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1 रुपए में 5 के भाव से नींबू खरीदकर 4 के भाव से बेची जाती है। अब यहां फायदा हो रहा है। आपने रुपए में 5 के भाव से लिया, रुपए में आपने 5 लिया और 4 की भाव से बेच दे रहे हो आप, तो ये दिख ही रहा है फायदा हो रहा है। आपने उतने ही रुपए में खरीदा 5, जबकि आप उतने ही रुपए में बेच रहे हो 4, तो आपको एक वस्तु का फायदा हो रहा है। यहाँ पे एक वस्तु आपका बचा हुआ है, वो वस्तु अब आप बेचोगे तो सीधा सीधा प्रॉफिट है। तो 5 नींबू का कॉस्ट प्राइस 4 नींबू के सेलिंग प्राइस के बराबर है भाई। तो यहां कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो यहां पे क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। कितने वस्तु का? 1 नींबू का, 1 वस्तु का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 1/, और यहां पे हमेशा सेलिंग प्राइस वाले पे, सेलिंग वाले कॉस्ट पे ही आपका निकलेगा ये परसेंटेज। तो 1/4 इंटू क्या हो गया? 100, और 1/4 इंटू 100 यानी क्या हो गया? 25% का लाभ। तो पहला पैटर्न और दूसरा पैटर्न दोनों समझ लीजिए। पहले पैटर्न में हमने सारा कैलकुलेशन किया था कॉस्ट प्राइस के बेस पे। यहां हमको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया नहीं है, यहां पे वस्तुओं की या प्रोडक्ट के कंपैरिजन को दिया है, उसके भाव को कंपेयर करके दिया है। तो इस कंडीशन पे ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वस्तुओं की तुलना के आधार पे इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस हम निकालेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पैटर्न हमने समझ लिया, अब आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, कैसे पूछा जाता है। अब क्वेश्चन में
कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, जबकि आपको सेलिंग प्राइस देगा और साथ में ये भी बता रहा है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज में, कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये आपको बताया गया है। आप देखो क्या है, 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, देखिए 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है 600 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 600 रुपीज, क्या हो रहा है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो अब थोड़ा सा कंसेप्ट अपन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई बेसिक क्या है इसका, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। जब प्राइस की बात हो रही हो, यहाँ प्राइस की बात हो रही है, यानी कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है कैलकुलेशन, और कॉस्ट प्राइस ही अपने आप में कंप्लीट है, मतलब वो 100% है। उससे अधिक में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, उससे कम में बेचोगे तो लॉस होगा। तो सीधी सी बात हो गई कि यहां पे मैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100%, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है और क्लियर हो गई चीजें आपको। अब कॉस्ट प्राइस 100% और बोल रहा है कि 20% लाभ हुआ है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस परसेंट में यदि मैं बात करूं तो 100 प्लस 20% यानी 120% है यहां पे सेलिंग प्राइस इन परसेंटेज। और सेलिंग प्राइस रुपीज में कितना दिया है, 600 रुपीज। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस दिया है क्वेश्चन में 600 रुपीज, यानी 120% किसके इक्विवेलेंट है, 600 के। हमें कितना निकालना है, केवल 100% हमने पता किया तो हमको क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो 120% 600 है, तो 1% कितना होगा, 120 ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ, तो 600 डिवाइडेड बाई 120 हो गया, क्योंकि 120 के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है मल्टीप्लाई पे। 1% हो गया यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी 5 रुपीज। 1% है 5 रुपीज, इसका मतलब है कि 100% कितना हो जाएगा 500 रुपीज, और यही 100% क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब ये जिस वस्तु के बारे में, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, वो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 रुपए है, और 500 रुपए की चीज को जब आप 600 रुपए में बेचोगे तब आपको कितने का फायदा होगा, 20% का फायदा होगा। क्लियर हो गई बात, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। कॉस्ट प्राइस 100% होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस 100% जो भी जितना भी अमाउंट हो वो 100% है, उससे ऊपर बेचोगे, उससे अधिक में बेचोगे तो वो सेलिंग प्राइस जो है वो प्रॉफिट देगा, उससे कम में बेचोगे तो सेलिंग प्राइस लॉस देगा। वही कंसेप्ट लगा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लॉस की बात हो रही है। क्या दिया है, किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर, फिर से देखिए बेचने पर मतलब ये 300 रुपीज क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस दे दिया, जब प्राइस दिया मतलब कैलकुलेशन किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, ठीक है, क्रय मूल्य पर होगा। 25% की हानि होती है, लॉस हो रहा है, यानी 100% से कम प्रतिशत में बेचा गया है। कितना कम, 25% कम करके बेचा गया है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, देखिए कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है, 100% है, इससे कम में बेचा गया है। कितने कम में बेचा गया है, 25% कम में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 से 25 कम कर दोगे तो 75%। 75% प्राइस में कितने के बराबर है, क्वेश्चन में बताया है 75% बराबर है 300 के, यानी 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 75 यानी 4 रुपीज के। 1% यदि 4 रुपीज है, हमको पता करना है अपना कॉस्ट प्राइस जिसको हमने मान रखा है कितना 100%, और यदि 1% जो है वो 4 के इक्विवेलेंट है तो 100% किसके बराबर होगा, 400 रुपीज के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो गया, देखिए लॉस पे भी देगा तो भी वही सेम कंसेप्ट लगाना है, और प्रॉफिट परसेंट के साथ देगा तो भी सेम कंसेप्ट लगाना है, परसेंटेज का कंसेप्ट लगाना है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है, उससे ज्यादा परसेंट में बेचते हो 100 प्लस तो उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, उससे कम में बेचते हो 100% माइनस तो लॉस होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 500 रुपए में वस्तु खरीदकर 20% लाभ पर बेची जाती है। देखिए वस्तु खरीदकर, पहले दे रहा था वस्तु बेचकर, यानी पहले दे रहा था आपको सेलिंग प्राइस, अब दे रहा है आपको कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, क्रय मूल्य है, जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीदा गया है। 500 रुपए में वस्तु खरीदकर 20% लाभ पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, और यहां पे सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तरीका वही रहेगा, पहले हम कंपेयर कर रहे थे किससे, सेलिंग प्राइस से, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहता था।
अब परसेंटेज को किससे कंपेयर करेंगे? कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू वो दी हुई है। तो कॉस्ट प्राइस तो वो 100% ही लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखिए सेलिंग प्राइस को किससे कंपेयर करोगे? इसका परसेंटेज को निकाल के रख लेते हैं। यहां लाभ हो रहा है, यानी ये 100% से ऊपर बेचा गया है, ज्यादा में बेचा गया है, प्लस में बेचा गया है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100% प्लस 20%, तो ये 120% हो गया। यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 120% है। अब कॉस्ट प्राइस जो 100% है उसकी वैल्यू तो दिया हुआ है 500 रुपीज। 100% 500 रुपीज है, यानी 1% कितना हुआ? दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए दोनों साइड से। 1% 5 रुपीज है, अब 120 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 120% इंटू 5 इंटू 120 यानी कितना हो गया? 600 रुपीज। और 120% क्या है? सेलिंग प्राइस है। मतलब ये जिस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है, जिसको 500 में खरीदा गया था, 20% का प्रॉफिट लेके बेचा गया था, वो कितने में बेचा गया एक्चुअल में? वो 600 रुपए में बेचा गया, 600 रुपीज में बेचा गया है। ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। क्लियर हो गई बात? तो याद रखिएगा, चाहे आपको सेलिंग प्राइस पूछे, चाहे आपको कॉस्ट प्राइस पूछे, यदि आपको प्राइस दिया है, दोनों में से किसी प्रोडक्ट के किसी एक प्राइस को दिया है और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बता दिया है, लाभ या हानि प्रतिशत बता दिया है, तो उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को इन तरीकों से सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% रहता है, अपने आप में पूरा होता है, वो 100% होता है। उससे अधिक में बेचा गया है तो सेलिंग प्राइस हो गया, उस प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस हो गया। उससे कम में बेचा गया है तो लॉस के साथ पे सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर हो गई बात? पैटर्न समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, या नेक्स्ट तरीके में क्वेश्चन कैसा पूछता है। किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए प्रॉफिट प्रॉफिट, यहां कॉम्बिनेशन हो सकता है, लॉस लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है, देखिए किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपए, है ना, डिफरेंस बताया गया है, तब 232 रुपए कम मिलता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिए क्या है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है। प्रॉफिट 12% किसी प्रोडक्ट को बेचने में मिल रहा था, उसका प्रॉफिट को थोड़ा कम कर दिया गया, यानी 12% की जगह पर 8% में उस प्रॉफिट लेके उसको बेचा गया। तो उसमें 12% वाले पे जितना मिलता उससे कितना कम मिला? 232 रुपए मिला। यानी ये 232 रुपए, सीधी सी बात है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्लियर हो गया कि 12% प्रॉफिट और 8% प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है परसेंटेज में, वही रुपीज में दे दिया है यहां पे। क्लियर हो गई ना भाई बात? 12% प्रॉफिट की जगह पे 8% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो कितना परसेंट आप छोड़ रहे हो? 4% छोड़ रहे हो। वो परसेंट में 4% है, लेकिन रुपीज में कितना कम मिलेगा? 232 रुपए कम मिलता है। तो उस प्रोडक्ट का क्या है? देखिए अब ना यहां पे सेलिंग प्राइस दिया, ना यहां पे कॉस्ट प्राइस दिया, ये जरूर बता दिया कि प्रॉफिट कितने कितने परसेंट का लेना है, और उनके प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस दे दिया। तो इसको कैसे लेंगे? डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस, इसी को अपना बेस बनाएंगे सॉल्व करने के लिए। डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस, डिफरेंस इन परसेंटेज और डिफरेंस इन रुपीस। ओके, तो क्या दिया हुआ है? 4% दिया है 232 रुपीस का, है ना। डिफरेंस 12% माइनस 8% इक्वल टू 232 रुपीज। 4% 232 है, यानी 1% कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दोगे इसको 232 को 4 से, तो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, और 1% 58 है। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमेशा की तरह क्या है? 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5800 रुपीज। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से, अच्छा मान लो इसमें प्रॉफिट के बदले पे लॉस दे देता, तो भी होता, बोलता है 12% हानि के बदले 8% हानि पर बेचा जाता है, तो आपको एक वैल्यू डिफरेंस पे दे दिया, तो ये क्या हो जाता? उस कंडीशन में भी इसी तरीके से वो सॉल्व होगा। प्रॉफिट देगा तो भी उसका डिफरेंस लेना है, लॉस देगा तो भी उसका डिफरेंस लेना है। लेकिन ऑड कॉम्बिनेशन दिया, प्रॉफिट विथ लॉस या लॉस विथ प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में हमें प्लस करके लेना है। समझ में आ गई बात? लेकिन जनरली हमेशा प्रॉफिट और लॉस के आधार पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है
और एक वस्तु पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% हानि हो तो दोनों वस्तुओं पर कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई वो हमें बतानी है। प्रतिशत लाभ प्रतिशत में बताना है। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। 2 टीवी सेट है, ठीक है, उनके क्रय मूल्य की बात नहीं हो रही है, उनका सेलिंग प्राइस सेम है बोल रहा है। बेचा उसने एक ही, और वो 2 टीवी सेट जो है वो समान है वैसा भी नहीं बोल रहा, बोले 2 टीवी सेट हैं उसको एक ही प्राइस पर बेचा, उनके सेलिंग प्राइस बराबर है, लेकिन उसके कॉस्ट प्राइस के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा करने से उसको पहले वाली टीवी पे 20% प्रॉफिट हो गया, यानी जो पहली वाली टीवी का सेलिंग प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहा होगा, इसलिए प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरा वाला जो टीवी सेट था उस पर उसको 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब दूसरा वाला जो टीवी सेट है उसको कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचा गया, उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। तो दोनों वस्तुओं पर कुल कितने प्रतिशत ओवरऑल देखें तो उसको लाभ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हानि होती है यदि दोनों सेम परसेंटेज दिए हुए हैं, एक पे प्रॉफिट हो रहा है एक पे लॉस हो रहा है, परसेंटेज सेम है, तो उस कंडीशन पे आपको हमेशा लॉस ही यहाँ पे मिलेगा। कैसे? अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बेस पे समझ तो रहे हो, लेकिन आपको मैं याद दिलाऊं कि मैंने परसेंटेज पे आपको एक तरीका बताया था इफेक्टिव परसेंटेज निकालने का, और इफेक्टिव परसेंट निकालने का या परसेंट चेंज के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस A इंटू बी बाई 100। ये कब होता है? जब आपको 2 वैल्यू परसेंटेज में ही दी हो और परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज है ना, परसेंटेज ग्रोथ परसेंटेज डिक्रीज या लॉस वो आपको दिया हो, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी दिया हो, तो A और B की जगह पे उनको रखते हैं इस फॉर्मूले में। आने वाला रिजल्ट यदि प्लस में आता है तो वृद्धि या माइनस पे आता है तो लॉस या कमी डिक्रीज, है ना। तो वही यहां पे लग रहा है क्योंकि यहां भी सेम चीज हो रही है, प्रतिशत लाभ दिया है प्रतिशत हानि दिया है और ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। तो यहां पर क्या काम करेंगे आप देखो 20% लाभ को प्लस के साथ लेते हैं, प्लस 20, ये A की वैल्यू हो गई, और जो दूसरे पे 20% हानि है उसको माइनस पे ले लेता हूं मैं, तो ये हो गया -20 और प्लस उसके बाद है A इंटू बी बाई 100। तो ये देखिए इसको मैं लिख लेता हूं इस तरीके से, +20 -20 और डिवाइडेड बाई 100। तो हमेशा ये दोनों जब सेम रहेगा तो वही वैल्यू प्लस में वही वैल्यू माइनस में तो हमेशा कैंसिल होगा, 20 - 20 विल बी 0 हमेशा। तो यहां पर ये दोनों 0 कैंसिल आउट हो गए और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और माइनस का 4 आया, तो इसीलिए मैंने कहा हमेशा लॉस मिलेगा आपको। तो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ओवरऑल उस दुकानदार को 4% क्या होगी, हानि होगी, लॉस होगा। क्लियर हो गई बात? हाँ, परसेंटेज यदि अलग अलग दे तो यहां पे वैल्यू प्लस में भी मिल सकती है माइनस में मिल सकती है, तब हम श्योर होके नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यदि परसेंटेज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दिया है, एक पे प्रॉफिट और एक पे लॉस दिया है, तो हमेशा ये फॉर्मूला हमको क्या देगा, हानि ही देगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये परसेंटेज पे आधारित था, इसमें यहां पे मैंने प्रॉफिट लॉस का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है। ये इसमें भले वर्डिंग यूज की गई है लेकिन ये परसेंटेज के फॉर्मूले से ही आसान तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया इस टाइप के क्वेश्चन का। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला बेस देखेंगे क्योंकि ट्रेडिशनली उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का दाम पहले जितना भी रहा होगा अब वो 25% इंक्रीज हो गया, उससे 400 रुपए में 10 केजी कम चावल मिलता है। पहले के कारण भाव बढ़ गया तो और उतना ही आप खर्चा करना चाहोगे तो आप वो ऐसी चीज है कि आपको प्रोडक्ट जो है वो कम मिलेगा। चावल का नया भाव क्या है वो बता रहे हैं। देखिए सब सारी चीज दिया, यहाँ पे वजन दे दिया, मात्रा क्वांटिटी दे दिया, प्राइस दे दिया रुपीज, वो ये खर्च है एक्सपेंस है, ये प्रोडक्ट का प्राइस नहीं है, ये एक्सपेंस दिया हुआ है,
खर्च दिया है और कितना इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है भाव में, कॉस्ट में, वो भी बता दिया गया है। और नया भाव पूछा है, 4 चीजें यहां दी हुई हैं। तो देखिए नया भाव निकालने के लिए जो मूल्य जो भी दिया है वो आप रख दोगे, गिवन वैल्यू, परसेंटेज इंक्रीज वो रख दोगे, जो क्वांटिटी दी हुई है वो आप पुट कर दोगे और इनटू क्या कर दोगे आप 100, क्योंकि परसेंट में हमको क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो दी हुई हैं, ये परसेंट वाले को भी नॉर्मलाइज करने के लिए इनटू 100 कर दिया है। तो अब देखो कि ये बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। मूल्य है 400, वृद्धि है 25% बढ़ रही है तो 25 हो गया, मात्रा यानी 10 किलोग्राम दिया है 10 हो गया, और इंटू क्या हो गया 100, तो ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए। 4 इंटू 25 हो गया 100, 100 डिवाइडेड बाई 10 आया 10। 10 क्या है, भाव की बात हो रही है जो कि रुपीज में होगा, तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इसका मतलब चावल का नया भाव क्या है, 25% बढ़ने के बाद इतना हुआ है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, ये चावल का नया भाव होगा। तो पढ़ंतुओं आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह लगातार जो है इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में आने वाले सारे पैटर्न को ट्रेडिशनल और प्लस कंसेप्चुअल दोनों तरीकों से बताया है। आप छोटे छोटे मेथड को बस ध्यान रखिएगा, परसेंटेज से रिलेट करके पढ़िएगा। यदि आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप परसेंटेज जरूर पढ़ लीजिए। परसेंटेज को पढ़ने के बाद, प्रतिशतता टॉपिक को के लेक्चर पढ़ने के बाद आप जब इस लेक्चर को पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने इसमें कोई आपको प्रॉफिट लॉस के बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं बताए हैं, पूरा मैंने आपको कंसेप्चुअल बताया है। जनरली ट्रेडिशनली हमको प्रॉफिट लॉस के बहुत से फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, तो वो अप्रोच सही है, लेकिन वो जब हमको ट्रेडिशनल लिखना हो पेपर पे, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आंसर करना हो तब तो अच्छा है। अदरवाइज कंसेप्चुअली जब हमको केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर आंसर लेना है, उसके लिए जो मेथड मैंने आपको बताया कंसेप्चुअल मेथड, ये ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा यूजफुल होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। धन्यवाद पढ़ंतुओं।